नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल #एग्जाम में। आज मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं केवल 10 दिन में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का और इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। इसी खुशी में मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बना रहा था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो का सारा सार आज ही बना दूंगा और आज ही अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद में कल से जो वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो जो है भारतीय संविधान के चार्टर एक्ट से चालू होंगे। तो आज हम कॉन्सेप्ट का सार जो जितना भी बचा है वो आज ही देख लेंगे। तो पहला कंटेंट देखते हैं। पहला कंटेंट ये है कि कार्यपालिका के प्रकार कितने होते हैं, एग्जीक्यूटिव के टाइप कितने होते हैं। तो आपके दिमाग में जो दो ही आते होंगे, अध्यक्षात्मक और जो है संसदात्मक। लेकिन मेरे जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से इसके 3 पार्ट होते हैं, मगर उनको बेसिकली 2 ही पार्टों में बांटा जाता है। कौन से 2 पार्ट? एक पार्ट तो वो जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है और एक पार्ट वो जिसमें एक व्यक्ति के नेतृत्व का बात है। पड़ोस में इस बार जाएगी, आप देखिएगा। तो जो सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार के पाई जाती हैं। एक तो संसदात्मक और एक अर्ध अध्यक्षात्मक, और जो एक व्यक्ति का है वो है अध्यक्षात्मक। हम तीनों को देखेंगे। पहले हम संसदात्मक को समझते हैं। संसदात्मक वो व्यवस्था होती है जिसमें राज्य का प्रमुख अलग होता है और शासन का प्रमुख अलग होता है। और मैंने बताया था कि पॉलिटी में राज्य का मतलब पूरे देश से होता है। तो राज्य का प्रमुख कोई एक होता है और शासन का प्रमुख कोई एक होता है, अर्थात 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। तो जो राज्य का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, अगर वो राजा है तो वो संवैधानिक राजतंत्र है, और अगर वो राष्ट्रपति है तो वो जो है संवैधानिक गणतंत्र है। मगर दोनों ही औपचारिक प्रधान होते हैं, केवल रबर स्टैंप होते हैं। और इस संसदात्मक व्यवस्था में जो सामने से दिखती है सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि बहुमत दल का नेता होता है और लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर हम अध्यक्षात्मक सरकार को देखें, अगर जिसमें एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात है, तो उसमें सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, और वो 4 साल या 5 साल जितना दूसरा टर्न्योर है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। साथ ही वो जो राष्ट्रपति होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। ऐसी व्यवस्था आप यूएसए में देख सकते हैं। और बचा अर्ध अध्यक्षात्मक। तो अर्ध अध्यक्षात्मक में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक का मिक्सअप है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है और दोनों का ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ऐसी व्यवस्था पाई जाती है श्रीलंका में और फ्रांस में। तो ये तो होगा कार्यपालिका के प्रकार। अब हम देख लेते हैं जो सरकारें होती हैं या संविधान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली संविधान के हिसाब से सरकारें होती हैं। तो संविधान भी 2 प्रकार के होते हैं। जो अगर संघ के हिसाब से देखें तो एक तो एकात्मक सरकार और एक संघात्मक सरकार। एकात्मक सरकार वो सरकार होती है, आपको नाम से लग रहा होगा, जिसमें सारी की सारी सेंटर किसी एक बॉडी में होती है। अर्थात संघात्मक सरकार वो होगी जिसमें एक राज्य एक सरकार की बात आएगी और उसमें सारी की सारी शक्तियां किसी एक सरकार के पास होंगी। वो केंद्र सरकार ही होगी और सारी की सारी शक्तियां उसी केंद्र सरकार के पास में होंगी। और जो नीतियां बनेगी, कानून बनेंगे और उनको जो लागू करवाने वाली बॉडी होगी वो एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के पास में होगी। और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी एकात्मक सरकार पाई जाती है वहां लिखित संविधान नहीं होता है, इसलिए वहां पर शक्तियों का बंटवारा होता ही नहीं, क्योंकि शक्तियां तो केंद्र अलॉट करता है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है, ऐसी व्यवस्था फ्रांस में पाई जाती है। साथ ही अगर हम इस एकात्मक व्यवस्था के लाभ देखें तो लाभ यह है कि ये एकात्मक व्यवस्था जो है उसमें इस एकात्मक व्यवस्था में निर्णय लेने में तीव्रता होती है, मतलब निर्णय जल्दी से ले लिए जाते हैं और ये पूरे देश के लिए एक समान जो है मतलब धारणा का प्रबंध करती है। साथ ही ये कम खर्चीली सरकार का प्रबंध भी करती है और आपातकाल के लिए बेहतर सरकार की व्यवस्था करती है। इस एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता पाई जाती है, अर्थात जिस भी जगह पे एकात्मक सरकार होगी वहां एकल नागरिकता पाई जाएगी और एकल नागरिकता पाए जाने के कारण वहां पे एकता और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रहती है। साथ ही
और लाभ क्या है, इस एकात्मक सरकार का लाभ वहां पे ज्यादा है और ये एकात्मक सरकार वहां ज्यादा सफल है जो क्षेत्रफल में छोटे देश हैं या जनसंख्या में छोटे देश हैं या वहां पर विविधताएं कम हैं, अर्थात एक धर्म के हों, एक भाषा के हों और छोटी जनसंख्या और छोटे क्षेत्रफल को रखते हों, वहां पे ये जो सरकार है वो एप्लीकेबल ज्यादा अच्छे से है। लेकिन हर चीज की कमी होती है, तो इस सरकार की भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? एक कमी तो इस सरकार की ये है कि इसमें ज्यादा व्यापकता नहीं होती, क्योंकि इसमें सभी को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता। भले ही देश छोटा है लेकिन प्रतिनिधित्व तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं इस सरकार में, क्योंकि सारी पावर एक ही जो है बॉडी के पास में होती है। और ये जो सरकार है ये बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही जो ज्यादा विविधता रखते हैं जैसे भारत, वैसे देशों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। और इस सरकार में निरंकुशता की भावना होती है, क्योंकि निरंकुशता कब पाई जाती है? क्योंकि जब संविधान लिखित है नहीं, शक्तियां बटी है नहीं, तो वो कितना भी निरंकुश हो सकता है। तो ये एकात्मक सरकार है। फिर हम देख लेते हैं संघात्मक सरकार क्या है। संघात्मक सरकार इस एकात्मक सरकार का जस्ट उल्टा है। आप इसी एकात्मक सरकार के लक्षणों को जस्ट उल्टा कर दीजिए तो संघात्मक सरकार हो जाएगी। संघात्मक सरकार वो सरकार होती है जिसमें द्वैध सरकार का सिस्टम पाया जाता है। द्वैध सरकार अर्थात एक मोबाइल दो सिम ऐसी व्यवस्था, अर्थात राज्य तो एक ही होगा लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं दो प्रकार की होंगी, एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। अब चूंकि दो सरकारें हैं तो दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं, और दोनों की शक्तियां बटी हुई हैं अर्थात वो नियत हैं। और वो नियत कैसे होंगी, निश्चित कैसे होंगी? एक किसी लिखित संविधान के द्वारा, और उस लिखित संविधान के द्वारा इन जो शक्तियों का बंटवारा हो उसको कर दिया जाएगा। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सा मतलब इतना है कि वो उस जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाएगा वो गलत एक्ट्स को निलंबित कर सकती है, खत्म कर सकती है, जितना हिस्सा गलत है उतना हिस्सा खत्म कर सकती है। एकात्मक सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात दो सदन तो होंगे ही। हालांकि संघात्मक सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। हालांकि एकात्मक सरकार में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जा सकती है और पाई जाती है ब्रिटेन वगैरह में, लेकिन वो उसका मेन लक्षण नहीं है। साथ ही जो संघात्मक सरकार है वो बड़े क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या वाले देशों के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके लाभ क्या है? इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि इसमें ज्यादा लोगों को, ज्यादा संस्थाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है और ये सरकार के निरंकुश होने की संभावना को लगभग कम कर देती है। और इसमें क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की नीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं, यानी उनको क्रियान्वित करने के लिए आगे आ सकती हैं। अब चूंकि उसकी कमियां आती है और हर चीज की कमियां होती है, तो इस सरकार की भी कमी है। इस सरकार की कमी यह है कि निर्णय लेने में देरी होती है, जबकि एकात्मक सरकार में तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। अब चूंकि निर्णय लेने में देरी होती है इसलिए यह सरकार उतनी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब बड़े जो छोटे देशों के लिए। तो आपने इस व्यवस्था को समझा, एकात्मक सरकार को समझा, संघात्मक सरकार को समझा, और आज ये जो टॉपिक है इसको हम खत्म करते हैं। और इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो चार्टर एक्ट से चालू होगा, अर्थात संवैधानिक विकास के प्रक्रम से चालू होगा। और अब आपको भारतीय संविधान को शुरू से आखिरी तक समझाया जाएगा, हर आयाम को छुआया जाएगा। और 100 सब्सक्राइबर 10 दिन में होने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।